बायोलॉजी का छठा टॉपिक है जैव प्रक्रम। इसके सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जीवन प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया में होता है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। जीवन प्रक्रियाएं जो होती है, श्वसन होती है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन होता है। पोषण पोषण में जो होता है भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो होता है पादपों में पोषण होता है। पादपों में पोषण सरल अकार्बनिक तत्वों एवं यौगिकों में पादपों में पोषण होता है। सरल अकार्बनिक तत्वों एवं यौगिकों से भोजन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण पादप में पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट बनना पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस सूर्य का प्रकाश पर्णहरित C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या है? पादपों में पोषण की प्रक्रिया है। पोषण तत्वों में वृहत पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के से पोटेशियम हो गया, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं आयरन, लोहा, ब्रोमीन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मोनो, Cl, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। स्रोत पोषक तत्व पादप में पोषक तत्व के स्रोत जो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल H2O, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन, वायु CO2। अन्य खनिज तत्व मिट्टी है। कुछ विशेष पादपों में पोषण जो होता है कीटभक्षी जो होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों का भक्षण करती है कीटभक्षी। उदाहरण के लिए घटपर्णी, नेफ्थनीज, डोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी कुछ कीटभक्षी हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों का भक्षण करती है। परजीवी में होता है कुछ विशिष्ट पादप पोषण होता है। परजीवी में पोषण जो होता है जल एवं भोजन हेतु अन्य पादपों पर निर्भर होता है। परजीवी में पोषण चूसक जड़ों की उपस्थिति से होता है। उदाहरण के लिए अमरबेल या कसकुटा पर्णस्तंभ परजीवी होता है। सहजीवी में पोषण जो होता है अमरबेल या कसकुटा पर्णस्तंभ परजीवी से होता है। सहजीवी में दोनों घटक जीवों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए दलहनी पादप की मूल ग्रंथि एवं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइबोसोम में होता है। विषम पोषी पोषण स्वयं भोजन बनाने में असमर्थ होता है अतः दूसरे जीवों में से भोजन की प्राप्ति करता है। प्राणी समभोजी भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ को अंतर्ग्रहित कर पचाना एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये है प्राणी समभोजी में होता है। उदाहरण के लिए मानव, अमीबा, बकरी, शेर, गाय आदि प्राणी समभोजी है। इसमें पोषण की विधि है। मृतोपजीवी पोषण में मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के बाहरी कोशिका पाचन से पोषण की प्राप्ति होता है। उदाहरण के लिए राइबोजीन्स, ईस्ट, पेनिसिलियस, कवक एवं ई क्लाई जीवाणु होता है। अगला है परजीवी में जो पोषण होता है पोषण परपोषी जीव के शरीर के अंदर या बाहरी रहकर पोषण प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए टीक, जू, जोंक, फीताकृमि, गोलकृमि, रोगकारी, ये सभी जीवाणु में परजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट मानव में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति जो होती है कार्बन और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के 1:2:1 द्वारा निर्मित अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी होता है। प्रमुख ऊर्जा प्रदाता में श्वसनीय क्रियाधार होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज। स्रोत शहद, आलू, गेहूं जैसे अनाज, फल आदि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। शहद, आलू, गेहूं जैसे अनाज, फल आदि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। प्रोटीन जो पोषक तत्व है मानव में पोषण के लिए प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस द्वारा निर्मित होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा 4.3 किलो कैलोरी होता है। शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का कार्य होता है। उदाहरण के लिए कैरेटिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। दूध में कैसीन, इंसुलिन, मायोसिन। अनाज, गेहूं की ग्लूटिन प्रोटीन। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। दाल, मांस, अंडा, क्लोरेला, शैवाल प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन की कमी से रोग होता है।
मेरेमस सूखा रोग व क्वाशियोर रोग होता है। नेक्स्ट है वसा। वसा में से पोषक है वस्य अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से के एस्टर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कभी कभी सल्फर भी मिलता है वसा में, द्वारा निर्मित होता है। 1 ग्राम सल्फर से प्राप्त ऊर्जा 9.3 कैलोरी होता है, 9.3 कैलोरी होता है। उदाहरण के लिए फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल स्रोत जो है नारियल, वसा का स्रोत है नारियल, तिल, सरसों का तेल, घी, मक्खन, मांस आदि वसा के स्रोत है। विटामिन विटामिन जो होता है जटिल कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन जो होता है जटिल कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन शब्द का प्रतिपादक कैसिमिर फंक ने किया था। प्रमुख विटामिन एवं उसके संबंधित तथ्य है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है यह ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए रेटिनॉल नाम है। बी विटामिन बी को कैरेटीन होता है इसमें। विटामिन ए रेटिनॉल है। नेत्र की कोर्निया व त्वचा की कोशिका का सल्कीकरण, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, जीरोथोप्लेमिया ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन बीटा अल्फा बीटा को बोलते हैं, बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल भी बोलते हैं। नेत्र की कोर्निया और त्वचा की कोशिका सल्कीकरण, रतौंधी, कुष्ठित वृद्धि, जीरोथेलेमिया रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरोल आंत विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दांत, अस्थि एवं मांसपेशी का कमजोर होना। बच्चों में डिक्टेस एवं वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी, बाध्यता, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम है निफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। विटामिन ई की कमी से विटामिन के की कमी का प्रभाव जो है चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव होता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन बी1 थायमिन है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 निकोटीन अम्ल का नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरोक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सभी जल में घुलनशील है। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरी बेरी पॉलिश किए गए चावल के सेवन से होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय व ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है। विटामिन बी1 की कमी से यह रोग होता है। दूसरा बी2 है राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी3 से प्लेग्रा 3D डिटरमाइंड डिटरमिनर एंड डायमेंसिया कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा होता है विटामिन 3 की कमी से। निकोटीन अम्ल या नियासिन इसका नाम विटामिन 3 का। विटामिन बी5 की कमी से रोग जो होता है चर्म रोग होता है, वृद्धि का कम होना, बाल सफेद होना। विटामिन बी5 से होता है बाल सफेद होना, जलन क्षमता कम हो जाना, ये विटामिन बी5 के लक्षण है कमी से। विटामिन बी6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रुधिर क्षीणता होता है, चर्म रोग हो जाता है, पेशीय ऐंठन होता है, मानसिक व्याधि हो जाता है विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी7 बायोटिन जो होता है, बायोटिन चर्म रोग होता है और बाल का झड़ना, ये विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग होता है, बाल का झड़ना होता है। विटामिन बी9 की कमी से होता है रुधिर क्षीणता, कुंठित वृद्धि, नवजात में तंत्रिका नाल में दोष हो जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन की कमी से प्रणाली अरातकता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, आरबीसी निर्माण व डीएनए संश्लेषण प्रभावित होता है विटामिन बी12 की कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग, लोहा अवशोषण प्रभावित हो जाता है, शरीर में लोहा हीमोग्लोबिन का अवशोषण प्रभावित होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट खनिज तत्व मिनरल एलिमेंट। सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में प्रकार है लोह, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, फ्लोरीन, सोडियम, तांबा, आयोडीन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सभी खनिज तत्व हैं शरीर के सरल कार्बनिक पोषक तत्व ये सभी हैं। जल शरीर का 65 से 70% भाग होता है जल, शरीर का 65 से 70% भाग जल होता है, यह अकार्बनिक विलायक होता है। नेक्स्ट पाचन तंत्र। भोजन का अंतर्ग्रहण से पाचन, अवशोषण के बाद स्वर्गीकरण होता है, फिर बरही क्षेपण हो जाता है। आहार नाल जो होता है
लंबाई, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होता है। मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होता है। मुख एवं मुख गुहा। दांत वयस्क में काटने के लिए चार कृंतक होता है। चार कृतंक होता है। चीरें फाड़ने के लिए 2 रत्नक होता है। चबाने व पीसने के लिए 4 अग्र चवर्णक होता है एवं 6 चवर्णक होता है। गुना 2 बराबर 32 दांत हो गया। जीभ जो होता है अग्र भाग में मीठा होता है, पश्च भाग में नमकीन होता है। पीछे वाले में नमकीन, आगे भाग में जीभ में मीठा होता है। पार्श्व भाग में कट्ठा, पार्श्व भाग में और पार्श्व भाग में खट्टा होता है। पार्श्व भाग में नमकीन, पार्श्व भाग अग्र पार्श्व भाग में नमकीन होता है, पार्श्व भाग में खट्टा व पश्च भाग में कड़वा स्वाद होता है। कड़वा पार्श्व भाग में। मनुष्य का आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि में मुंह, तालू, ललीजीवा, जीभ, दांत, लार ग्रंथि, अधोजीवा, अनुचुंबकीय, कर्णमुख, ग्रासनली, ग्रासनी और ग्रासनली, यकृत, पित्ताशय, पित्तवाहिनी, क्षुद्रांत, छोटी आंत, ग्राहनी, मध्यआंत, सोपांज, अपेंडिक्स 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 और है उसके बाद गुद्दा, मलाशय, बृहत आंत है, औसग्राहनी, अवरोही कोलन, अंडुक कोलस, अवरोही कोलस, अनुप्रस्थ कोलस, बृहत बड़ी आंत, अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशय, अमाशय। नेक्स्ट है दांत सूत्र, सीपीएमएम गुना 2, 21-23/21-23 गुना 2 बराबर 32 दांत सूत्र है, जिसमें बच्चों का दांत सूत्र होता है 2102/2102। दांत 2 स्तर का बना होता है। पहला इनामिल बाहरी कठोर पदार्थ होता है इनामिल, दूसरा डेंटिन होता है आंतरिक पदार्थ होता है। अक्ल दाढ़ विजडम टीथ होता है, जो तीसरा चवर्णक होता है। हाथी दांत कृदंतक को हाथी दांत कहते हैं। कृदंतक को हाथी दांत कहते हैं, जिसका कार्य होता है कृदंतक का कार्य होता है काटने के लिए कृदंतक होता है, जो हाथी दांत होता है। नेक्स्ट ग्रासनली 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ग्रासनी जो होता है 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ग्रसिका जो होता है 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी नली कर्माकुंचन गति के द्वारा इसमें होता है। आमाशय 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जे आकार का होता है, जे। थैलीनुमा अंग होता है, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। थैलीनुमा अंग होता है, क्राइम का निर्माण होता है आमाशय में। छोटी आंत। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर का होता है, ग्रहणी प्लस मध्य आंत 2.4 मीटर का होता है, प्लस शेष आंत्र 3.5 मीटर का होता है। सब मिलाकर के भोजन का पूर्ण पाचन व रंसाकूर व सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषण होता है। बड़ी आंत में उंडुक होता है 6 सेंटीमीटर का, कलोन होता है 1.3 मीटर का, मलाशय होता है 20 सेंटीमीटर का। मलाशय जल का अवशोषण व मलाशय में मल का निर्माण, संचय व त्याग होता है, यह बड़ी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में होता है रस, पाचक रस का स्रावन होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1500 ग्राम का होता है यकृत, तो 1500 ग्राम, 1.5 kg के आसपास। भक्षी कुफर कोशिकाओं युक्त होता है यकृत। वसा के पाचन इमल्सन में सहायक होता है। वसा के पाचन इमल्सीकरण में सहायक होता है यकृत का पीएच जो होता है 7.4 से 8.5 का स्रावन करता है। 7.4 से 8.5 का स्रावन करता है यकृत। यकृत पित्ताशय में संचित होता है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है यकृत में, ग्लाइकोजेनेसिस होता है। विषहरण भी यकृत के द्वारा होता है। यूरिया संश्लेषण यकृत से होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के का संचय यकृत में होता है। विटामिन ए, डी, ई और के का संचय यकृत में होता है। नेक्स्ट है पाचक ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय रस का स्रावन होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। अगला है लार ग्रंथि। 3 जोड़ी व लार का स्रावन होता है लार ग्रंथि से। जठर ग्रंथि आमाशय की आंतरिक भित्ति में स्थित जठर रस का स्रावन करता है, जठर ग्रंथियां। आंत्य ग्रंथि जो होता है छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में स्थित होता है। आंतरिक भित्ति में आंतीय ग्रंथियां छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में स्थित होता है, आंतीय रस का स्रावन करता है इसमें।
नेक्स्ट है मनुष्य में उपस्थित पाचक एंजाइम्स। आहार नाल का भाग जो होता है, ग्रंथि एंजाइम क्रियाकार जिन पर क्रिया होती है। मुख गुहा में पाचन जो होता है लाल ग्रंथि के द्वारा, मुख गुहा में पाचन लाल ग्रंथि के द्वारा होता है। मुख गुहा में एंजाइम जो होता है टाइलिन और इमाइलेज होता है। मुख गुहा में क्रिया जिन पर क्रिया होती है, स्टार्च पर क्रिया होती है मुख गुहा में। अमाशय में पाचन जो होता है, ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, HCl श्लेष्मा एवं एंजाइम युक्त जठर रस पीएच दो होता है, पीएच मान इसका 2 होता है। अमाशय में पाचक के लिए जो ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथि है, ये HCl होता है, श्लेष्मा एवं एंजाइम युक्त जठर रस। अमाशय में जो पाचक जठर रस है, इसका पीएच मान 2 होता है। एंजाइम अमाशय में पाचन के लिए जो एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज होता है। अमाशय की क्रिया जिन पर क्रिया होती है, प्रोटीन, दूध का प्रोटीन, वसा के लिए। अमाशय में पाचन होता है प्रोटीन का, दूध दूध का प्रोटीन और वसा का अमाशय में पाचन होता है। नेक्स्ट है ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी अग्नाशय, अग्नाशयी रस, अग्नाशय ग्रंथिया जो है, ग्रहणी में पाचन होता है अग्नाशय में, अग्नाशयी रस द्वारा। अग्नाशय का रस का जो पीएच होता है 7.5 से 8.2 होता है। एंजाइम ग्रसनी में पाचन होता है ट्रिप्सिन व काइमेस्ट्रीन, इमाइलेज, कार्बोक्सिलेज, सिस्टीन या अग्नाशी लाइपेज, ये सभी एंजाइम ग्रहणी में पाचन में सहायक होते हैं। प्रोटीन ग्रहणी पाचक में प्रोटीन, मंड एवं जटिल शर्करा अणु प्रोटीन और पेप्टाइड वसा के रूप में कार्य करते हैं। क्षुद्र आंत में पाचन, छोटी आंत में जो पाचन होता है, यह ग्रंथि है, आंतीय ग्रंथि में होता है। आंतीय ग्रंथि में एंजाइम जो होता है, छोटी आंत में पाचन वाले जो एंजाइम है, एंटीरोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सभी क्षुद्र आंत के पाचन में सहायक एंजाइम है। एंड्रोकाइजिन, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। छोटी आंत में जो क्रिया होती है, जिन पर क्रिया होती है, ट्रिप्सिन, पोली व ट्राइपेप्साइन माल्टोज पर होता है, डाइसेक्राइन, सुक्रोज, लैक्टिस, शर्करा वसा, न्यूक्लियोसाइड पर कार्य होता है छोटी आंत में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, पीत रस में बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। पीत रस में जो है बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं, जिस कारण यह हरा पीला होता है। पीत रस होता है हरा पीला रंग का होता है। घास में सेलुलोज पचाने में अधिक समय लगता है, घास में सेलुलोज को पचाने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसे पाचन के लिए शाकाहारी जीवों में लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। घास में सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक समय लगता है इसमें। लाइसिन जो होता है, लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, जिसे मांस, मछली, डेयरी और अंडे जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, जिसे मांस, मछली, डेयरी और अंडे जैसे खाद्य स्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कोलेजन निर्माण एवं कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएल्निन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन को आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि शरीर इनका उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए इसे भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मेलाटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालिन और थायरोक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संवेदन वाहक के उत्पादन के लिए अमीनो अम्ल फेनिलएल्निन आवश्यक होता है। स्वस्थ पाचन को बनाए रखने के लिए अपचित रेशे आवश्यक होते हैं। स्वस्थ पाचन को बनाए रखने के लिए अपचित रेशे आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है श्वसन सांस लेने में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, प्लस सांस छोड़ने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो श्वसन के प्रकार हैं, वायवीय श्वसन जिसे ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं, अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण, अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब वायवीय अनॉक्सी श्वसन होता है, जो इसमें ग्लूकोज प्लस 6O2 जब इस पे अभिक्रिया कराया जाता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल के अणु प्लस 38 ATP 673 किलो कैलोरी उत्पादन होता है।
सभी स्वपोषी पोषण तथा अधिकतर जंतु में यह वायवीय ऑक्सी श्वसन होती है। सभी स्वपोषी पादप तथा अधिकतर जंतु में भी वायवीय ऑक्सी श्वसन होती है। दूसरा है अवायवीय अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाधार का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। अवायवीय या अनॉक्सी में कोशिका द्रव में यह क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज जब अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज पर अभिक्रिया कराया जाता है तो इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्लस 2 एटीपी और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन होता है इसमें। अनेक कवक जैसे ईस्ट अनेक जीवाणु तथा मनुष्य में व्यायाम करते समय पेशियों में अवायवीय अनॉक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट गैस पादप में गैसीय विनिमय। जड़ों में गैसीय विनिमय जो होता है मिट्टी के कण में उपस्थित होता है। मिट्टी के कण में उपस्थित वायु से विसरण के द्वारा गैस में जड़ों में गैस का विनिमय होता है। पादप में जो होता है भूस्थल मिट्टी, वायुस्थान मूलरोम, जड़। तना में गैसीय विनिमय काष्ठीय पौधों में वात ग्रंथों द्वारा तथा शाकीय पौधों में ग्रंथों द्वारा होता है। गैसीय विनिमय होता है पादप में श्वसन के बारे में। पत्तियों में गैसीय विनिमय रंध्रों के माध्यम से होता है। CO2 रंध्र का खुला रंध्र में होता है CO2, जल, ऑक्सीजन, बंद रंध्र। नेक्स्ट जंतुओं में श्वसन। जलीय जंतुओं में श्वसन जो होता है जल में घुलित ऑक्सीजन द्वारा होता है श्वसन। जलीय जंतुओं में श्वसन दर अधिक होता है। जलीय जंतु में गलफड़े, क्लोम, त्वचा द्वारा श्वसन होता है, उदाहरण के लिए मछली और मेढक। स्थलीय जंतुओं में श्वसन जो होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा होता है। श्वसन दर अपेक्षाकृत कम होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है स्थलीय जंतुओं में श्वसन, उदाहरण के लिए मानव, सांप, पक्षी में फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। मानव में श्वसन तंत्र जो होता है नसिका एवं नसा मार्ग में वायु का एक जोड़ी नासा मार्गों द्वारा नसिका में प्रवेश करता है। वायु का श्लेष्मा व रोमों द्वारा स्वच्छ व नम होना नसिका या नसा मार्ग का कार्य है। दूसरा है ग्रासनी छोटी ढक्कन युक्त श्वासन नली व आहार नाल का संयुक्त पथ जो है ग्रासनी कहलाता है। तीसरा है स्वर यंत्र कंठ ध्वनि उत्पन्न करना। स्वर यंत्र कंठ का कार्य ध्वनि उत्पन्न करना। पुरुषों में एडम एपल होता है, एडम एपल। तीसरा है श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। हाइलिन उपस्थित इसमें पाया जाता है, हाइलिन उपस्थित होता है श्वसन नली में। सी आकार का होता है, छल्ले युक्त होते हैं इसमें। चौथा है श्वसनी एक जोड़ी दोनों फेफड़े की ओर होती है श्वसनी। फेफड़ा जो होता है प्रमुख श्वसन अंग, एक जोड़ी हल्के गुलाबी व स्पंज कलर का होता है फेफड़ा। आधार के पेशीय डायफ्राम में संलग्न दायां फेफड़ा बड़ा होता है, चौड़ा तथा 3 पिंडों में विभक्त होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है, पतला तथा दोनों पिंडों में विभक्त होता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, चौड़ा तथा 3 पिंडों में विभक्त होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है, पतला तथा 2 पिंडों में विभक्त होता है। बायां छोटा होता है, बायां वाला छोटा फेफड़ा होता है, दायां वाला बड़ा फेफड़ा होता है। बाएं फेफड़े में 3, दाएं फेफड़े में 3 जबकि बाएं फेफड़े में 2 श्वास नलिकाएं होती है। दाएं फेफड़ा में 3 को श्वास नलिका होती है और दायां फेफड़ा में 3 होता है, बायां फेफड़ा में 2 श्वास नलिकाएं होती है। गुब्बा रेनुमा एकल स्तरीय वायु कोष्ठक गैसीय विनिमय के स्थल होते हैं फेफड़े में। मानव में श्वसन की क्रिया श्वासोच्छ्वास जो होता है बाहरी श्वसन। अंतःश्वसन श्वास लेना ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। डायफ्राम का नीचे की ओर समतल होना यह बाहरी श्वसन के अंतःश्वसन के लक्षण है। निश्वास श्वास छोड़ना जिसमें ऑक्सीजन 16% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% हो जाता है। लेने के समय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, लेकिन जब निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के समय में 4.4% हो जाता है, 16% ऑक्सीजन हो जाता है। डायफ्राम का ऊपर की ओर गुंबदनुमा होना निश्वसन में होता है और अंतःश्वसन में डायफ्राम का नीचे की ओर समतल हो जाता है, जबकि निश्वसन में डायफ्राम जो होता है ऊपर की ओर गुंबदनुमा हो जाता है। गैसीय विनिमय का परिवहन वायु कोष्ठक में विसरण द्वारा गैसीय विनिमय होता है। ऑक्सीजन का 97% परिवहन होता है गैसीय विनिमय परिवहन में। हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑक्सीजन का 97% परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है ब्लड में। CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट
70%, हीमोग्लोबिन में 23% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाइकार्बोनेट रूप में 70% होता है और हीमोग्लोबिन में 23%, वह प्लाज्मा में 7% घुला होता है। कोशिकीय शोषण, ग्लूकोज, भोजन जो होता है ग्लूकोज का वायवीय ऑक्सीकरण करता है। कोशिकीय शोषण में भोजन में ग्लूकोज का वायवीय शोषण ऑक्सीकरण होता है। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है। विभिन्न विभिन्न जीवों में श्वसनी सतह जो होता है, अमीबा व प्लेनेरिया में जो श्वसन होता है कोशिका झिल्ली सतह से होता है। केंचुआ और जोंक में नम त्वचा से श्वसन होता है। मछली, प्राणी, झींगा, टेडपोल लार्वा में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मछली, प्रॉन, झींगा, टेडपोल लार्वा में गिल्स के द्वारा। मेढक में नम त्वचा और फेफड़ा से श्वसन होता है। मच्छर व घरेलू मक्खी कीट में वायुनाल, ट्रेकिया व एस्पेरेल्स के द्वारा श्वसन होता है। मच्छर और घरेलू मक्खी में वायुनाल, ट्रेकिया व एस्पेरेल्स के द्वारा होता है। पक्षी, छिपकली व स्तनी प्राणी में फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। पक्षी, छिपकली व स्तनी प्राणी में फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट है परिवहन। यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थों को ले जाने की जैव प्रक्रिया है। परिवहन जो है यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थ को ले जाने की जैव प्रक्रिया है। मानव में परिवहन, बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, श्यान क्षारीय होता है, ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5, वह लाल होता है। कुल भार, शरीर का कुल भार 7.7 से 8% होता है। ब्लड 5 से 6 लीटर शरीर का ब्लड होता है। प्लाज्मा जो होता है शरीर में प्लाज्मा 55% भाग तरल भाग में होता है, 90% जल। प्लाज्मा में 90% जल, 8% कार्बनिक पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, 2% अकार्बनिक पदार्थ होता है। जल में प्लाज्मा में 55% भाग तरल होता है, 90% जल, 8% कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 2% अकार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है रुधिकाणु, ब्लड कॉपर सेल। रुधिकाणु पादपों में परिवहन, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, एक दिशीय होता है। जल के संसंजक एवं असंजक बल तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जल का ऊपर चढ़ना होता है। भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम द्वारा, सुक्रोज, पादप में जो भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा सुक्रोज शर्करा के रूप में बहुदिशीय द्विदिशीय होता है। मूंछ के द्रव्यमान प्रभाव के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पादप में दो द्वार कोशिका द्वारा घिरे छिद्रों की सहायता से जल का वाष्प के रूप में वातावरण में मुक्त होना होता है। जाइलम नलिका जड़ से अवशोषण जल और जल में घुले हुए खनिजों के ऊपर ले जाती है। तना में ये जल जड़ मिट्टी से जा रहा है जाइलम ऊपर, और फ्लोएम नलिका जो पत्ती में भोजन ऊपर ले जाती है। फ्लोएम जो पत्ती में भोजन बनेगा ऊपर लेके जाएगा। मिट्टी में प्राप्त जल और खनिज तत्व, फ्लोएम नलिका पत्ती में भोजन नीचे ले जाती है। फ्लोएम नलिकाएं पत्ती से भोजन को नीचे लेके जाती है। फ्लोएम नलिकाएं पत्ती से भोजन ऊपर लेके जाती है। पत्ती से ऊपर और नीचे दोनों फ्लोएम नलिकाएं लेके जाती है, लेकिन जबकि जड़ और मिट्टी से जाइलम नलिका जड़ों से अवशोषण जल और जल में घुले हुए खनिज को ऊपर लेके जाता है। नेक्स्ट है रुधिराणु संख्या। लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट संख्या इसका होता है 4.5 से 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब रुधिर होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो संख्या होता है कितना होता है, यह 4.5 से 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होता है। लाल रुधिर आरबीसी का जो आकार होता है, आकृति होता है उभयतल तथा गोल होता है। आकार इसका होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर व्यास होता है। लाल रुधिराणु का ब्लड का व्यास होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, 1 से 2 mm मोटी होती है। रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। निर्माण जन्म से पूर्व यकृत में होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है लाल रुधिराणु का निर्माण जो होता है जन्म से पूर्व यकृत में होता है, पलीहा में, तथा जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होने लगता है। जन्म से पहले बच्चा जो जन्म से पूर्व यकृत व पलीहा में ब्लड का निर्माण, लाल रक्त और रुधिराणु का निर्माण होता है पलीहा व यकृत में होता है, जबकि जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर का जीवन काल 120 दिन होता है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। ब्लड का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। लगभग 120 दिन होता है जीवन काल। जन्म से पूर्व यकृत में व पलीहा में, जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। अब WBC सफेद रुधिराणु या ल्यूकोसाइट
की संख्या जो होती है, सफेद ब्लड का संख्या जो होते हैं WBC का 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब होती है। इसकी आकृति गोल या अनियमित होता है। आकार होता है 12 से 20 माइक्रोमीटर व्यास होता है WBC का। रंग होता है रंगहीन होता है। निर्माण इसका होता है अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। लसिका गांठ होता है प्लीहा, थाइमस, टॉन्सिल तथा पियर के पेचस में इसका निर्माण होता है। जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक कीटाणु या कुछ माह तक कीटाणुहीन में, कनिकाहीन में कुछ माह तक भी रहता है। आरबीसी का कार्य जो है प्रतिरक्षा तंत्र के घटक होने के कारण रोगों से सुरक्षा करना कार्य होता है। आरबीसी का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र के घटक होने के कारण रोगों से सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स या थिम्बोसाइट। प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है, मिलीमीटर क्यूब होता है। प्लेटलेट्स की आकृति जो होती है गोल या डिस्क नुमा होता है। प्लेटलेट का आकार जो होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। प्लेटलेट रंगहीन होता है। प्लेटलेट का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोटिक नामक दीर्घ कोशिका से होता है। प्लेटलेट का निर्माण जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। कार्य इसका होता है चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना। प्लेटलेट का कार्य होता है चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना होता है, जबकि WBC का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को घटक को बनाता है। और लाल आरबीसी का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट। अकनिकामय श्वेत रुधिराणु WBC। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है इसमें। मोनोसाइट 2 से 10% होता है। श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट में लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है और मोनोसाइट में 2 से 10% होता है। कनिका में श्वेत रुधिराणु इओसिनोफिल या एसिडोफिल या ऑक्सीफिल्ड 2 से 3% होता है। बेसिफिल 0.1 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है कनिका में श्वेत रुधिराणु में। नेक्स्ट रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप। लैंडेस्टर ने 3 प्रकार के रुधिर वर्ग ए, बी और ओ की खोज किया था। लैंडेस्टर के द्वारा 3 प्रकार के ब्लड वर्ग का खोज किया गया था। ए, बी और ओ का खोज किया गया। चौथे प्रकार एवं बहुत कम पाए जाने वाले रुधिर वर्ग ए, बी की खोज वान डी कोस्टलो एवं स्टर्ले ने 1902 में किया था। वान डी कैस्टोलो एवं स्टर्ले 1902 में एबी ब्लड ग्रुप का खोज किया था। एबी ब्लड ग्रुप का खोज बाद में हुआ है 1902 में। वान डी कैस्टोलो एवं क्रिस्टले 1902 में किया था, जबकि लैंडेस्टर ने तीनों ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ए, बी और ओ का। जबकि एबी का खोज किया था, चौथा ग्रुप का खोज 1902 में वान डी कैस्टोलो एवं स्टर्नल ने किया था। प्रतिजनन लाल रुधिराणुओं की कला पर, जबकि प्रतिरक्षा जो प्लाज्मा में पाई जाती है। प्रतिजन लाल रुधिराणुओं की कला पर पाई जाती है, जबकि प्रतिरक्षा प्लाज्मा में पाई जाती है। ओ रुधिर वर्ग वाले मनुष्य सर्वदाता, जबकि ए बी प्लस रुधिर वाले मनुष्य सर्वग्राही कहलाते हैं। रुधिर वर्ग प्रतिजन प्रतिरक्षी रुधिर में ले जा सकती है, रुधिर दिया जा सकता है। ए वर्ग रुधिर वर्ग वाले प्रतिजन ए होता है, इसमें प्रतिरक्षी बी होती है, छोटी बी होता है। और ए वर्ग वाले रुधिर ले जा सकता है ए और ओ से, ले सकता है रुधिर ले सकता है किससे ए वर्ग वाला व्यक्ति ए और ओ से रुधिर ले सकता है, रुधिर दे सकता है ए और ए बी को। ए वर्ग वाला व्यक्ति ए ओ से रुधिर ले सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। बी वर्ग वाला रुधिर में प्रतिजन बी पाया जाता है, इसका प्रतिरक्षी छोटी ए होता है, रुधिर ये होता है। और रुधिर बी ग्रुप वाले व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति रुधिर ले सकते हैं बी और ओ से और दे सकते हैं बी और ए बी को। एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति प्रतिजन इसमें एबी पाया जाता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में प्रतिरक्षी नहीं होता है। एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति रुधिर ले सकते हैं सभी से, ए, बी, एओ और ओ से, एबी और ओ से। रुधिर दे सकते हैं केवल एबी को। एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल एबी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, जबकि ले सकते हैं सभी से। ओ ब्लड ग्रुप वाले में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, जबकि प्रतिरक्षा एबी दोनों पाया जाता है। प्रतिरक्षी जो होता है इसमें
दोनों पाया जाता है। ब्लड ले सकता है सिर्फ ए से ले सकता ओ से ले सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, और दे सकता है सभी को। नेक्स्ट आरएच कारक। आरएच कारक जो होता है, आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर बंदर की आरबीसी में लैंडस्टेनर एवं वीनर ने 1940 में किया था। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर की आरबीसी में लैंडस्टेनर एवं वीनर ने 1940 में किया था। आरएच कारक सहित मनुष्य आरएच प्लस कहलाता है तथा आरएच माइनस कारक रहित मनुष्य आरएच माइनस कहलाता है। विश्व में लगभग 85% मनुष्य में आरएच प्लस होते हैं तथा 15% में आरएच माइनस। भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 97% लोग में आरएच प्लस है, 3% में आरएच माइनस है। नेक्स्ट है हृदय। 4 कोष्ठ की है, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। 2 अलिंद जो होता है इसमें उत्तक से रुधिर ग्रहण करने वाला भाग होता है, और जो 2 निलय होता है उसमें उत्तक से रुधिर पंप करने वाला भाग होता है। पेशीय संकुचनशील स्वतः पंपिंग अंग होता है। पुरुष में हृदय का औसत वजन 280 से 340 ग्राम होता है। पुरुष का हृदय का वजन, हार्ट का वजन जो होता है 280 से 340 ग्राम होता है। महिला में 230 से 280 ग्राम का हृदय होता है। नवजात शिशु में हृदय का वजन 20 ग्राम का होता है। नवजात शिशु में हृदय का वजन 20 ग्राम का होता है। दोहरी पेरिकार्डियम झिल्ली युक्त होता है। हृदय जो होता है दोहरी पेरिकार्डियम झिल्ली युक्त होता है। दाएं अनिंद व निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। हृदय में दाएं अलिंद व निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। बाएं अलिंद व निलय के मध्य द्विवलनी कपाट पाया जाता है। निलय एवं धमनी के मध्य अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। निलय और धमनी के मध्य चंद्राकार कपाट पाया जाता है। रुधिर वाहिनियां है। धमनी का कार्य होता है हृदय से रुधिर दूर ले जाना। हृदय से रुधिर को दूर ले जाना, हार्ट से रुधिर को पूरा शरीर में फैलाना होता है धमनी का कार्य। प्रायः शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर का परिवहन होता है। अपवाद फुफ्फुसीय धमनी मोटी भित्ति युक्त व कपाट रहित होता है। मोटी भित्ति युक्त व कपाट रहित होता है धमनी। हृदय से को रुधिर दूर ले जाना, हृदय से ब्लड हार्ट से चारों साइड पूरा शरीर में फैलाना कार्य होता है धमनी का। नेक्स्ट है शीरा जो है हृदय तक रुधिर पहुंचाता है। शरीर से हृदय तक रुधिर को पहुंचाता है शीरा। प्राय अशुद्ध अनॉक्सीकृत रुधिर का परिवहन होता है शीरा में रुधिर का परिवहन होता है। अपवाद में फुफ्फुसीय शीरा होता है। पतली विभिक्ति व कपाट युक्त होता है शीरा। केशिकाएं पतली संकीर्ण नलिका होती है। केशिकाएं जो होती है पतली संकीर्ण नलिका होती है, धमनी की शिराओं से जुड़ती है। रुधिर और शरीर के उत्तक के बीच पादप का आदान प्रदान संभव बनाती है। केशिका जो होती है रुधिर और शरीर के उत्तक के बीच पादपों का आदान प्रदान बनाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वेरिकोज सिरा जो है असामान्य रूप से फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी सतह नसें होती है जो अक्षम सिरापरक बल्बों के कारण दिखाई देती है। ये लगभग हमेशा पैरों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है फिगर में दिया हुआ है हृदय और रुधिर परिसंचरण तंत्र है। तो हृदय यहाँ फुफ्फुसीय परिसंचरण बीच में होता है, दायां फेफड़ा इधर का, और फेफड़े की कोशिका भीतर में होती है, बायां फेफड़ा उस साइड में होता है। फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी है, इसमें महाशिरा होता है। दायां अलिंद शरीर के सभी भागों को एकत्रित ऑक्सीजन रहित रुधिर प्राप्त करता है। दायां अलिंद से ऑक्सीजन रहित रुधिर प्राप्त करता है और इसे फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए फेफड़ा से पंप करता है। दायां अलिंद शरीर के सभी भागों से एकत्रित ऑक्सीजन रहित रुधिर प्राप्त करता है और दायां निलय जो होता है दायां अलिंद से ऑक्सीजन रहित रुधिर प्राप्त करता है और इसे फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए फेफड़ा में पंप कर देता है। फेफड़े के अलावा शरीर के अन्य अंगों में कोशिकाएं। दैहिक परिसंचरण तंत्र, इधर फेफड़े की कोशिका, बायां फेफड़ा, फुफ्फुसीय शिरा, वहां धमनी। बायां अलिंद जो होता है फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। बायां निलय जो होता है बाएं अलिंद से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है और इसे महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पंप कर देता है। बायां अलिंद फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है।
और बाएं अलिंद से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है और इसे महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पंप कर देता है। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन हृदय पेशियों का क्रमिक संकुचन एवं शिथिलन हृदय स्पंदन या हृदय चक्र कहलाता है, जो धमनी में रक्त दाब उत्पन्न करता है। यह दाब स्पेनोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, जो सिस्टोलिक 120 mmHg एवं डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। हृदय प्रेरक की उत्पत्ति शिरा अलिंद नीड या साइनोडियल नोड द्वारा होती है, अतः शिरा अलिंद नोड हृदय का गति प्रेरक होता है। मानव का एक हृदय स्पंदन 0.85 सेकंड का होता है। मानव का हृदय 0.85 सेकंड का होता है। मानव का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है तथा प्रति मिनट 5 लीटर रुधिर पंप करता है, जिसे हृदय उत्पादन कहते हैं। प्रति मिनट 5 लीटर रुधिर पंप करता है और 72 से 75 बार धड़कता है। मानव का एक हृदय स्पंदन 0.85 सेकंड का होता है। मानव का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है और प्रति मिनट 5 लीटर रुधिर पंप करता है। इसे हृदय उत्पादन कहते हैं। दूसरा हृदय ध्वनियां। पहली हृदय ध्वनि लब लब अलिंद निलय कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। द्वितीय हृदय ध्वनि डब लब और डब डब जो होता है अर्धचंद्राकार कपाट के अचानक बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। पहली हृदय ध्वनि लब कहलाती है, अलिंद निलय कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। और द्वितीय हृदय ध्वनि डब अर्धचंद्राकार कपाटों के अचानक बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका कोशिकीय ववृहनिकों द्वारा निर्मित संवहनी तंत्र होता है। उत्सर्जन इस प्रक्रिया के द्वारा जीव शरीर में हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य में उत्सर्जन और पादप में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र वृक्क के माध्यम से मूत्र के रूप से यकृत में निर्मित यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना होता है। और पादपों में उत्सर्जन जो होता है, पादप जैविक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित विशिष्ट अपशिष्ट उत्पाद का उत्सर्जन निम्न प्रकार होता है। पादप में जो होता है तरल अपशिष्ट पदार्थ में होता है, पादप रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। गैसीय अपशिष्ट उत्पादक में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रंध्र और वातरंध्रों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठोस अपशिष्ट उत्पाद में कुछ पादप कोशिका की रिक्तिका और मृत कोशिका वाले ऊतक में अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करते हैं तथा अपनी पत्तियां गिराकर उससे छुटकारा पा लेते हैं। उपयोगी पादप अपशिष्ट कुछ पादपों में अपशिष्ट मानव के लिए उपयोगी होता है। इत्र के लिए वाष्पशील सुगंध तेल, असंजक पदार्थ बनाने के लिए गोंद और लेक्जिन एजेंट बनाने के लिए रेनिन, टायर उद्योग के लिए प्राकृतिक रबर और चमड़े के उपचार के लिए टेनिन का प्रयोग होता है। ये सभी उत्सर्जक है पादपों में। मनुष्य में जो है उत्सर्जन तंत्र है संकरा वृक्क जो होता है, किडनी होता है। किडनी वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। एक जोड़ी सीम के बीज के आकार का होता है। नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है इसका किडनी का नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क 10 लाख सूक्ष्म नलिका से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन वृक्क कहते हैं। इसकी संरचना का जो है बोमन स्फुट प्याले नुमा भाग होता है। सम्मिलित नलिका होती है, समीपस्थ सम्मिलित नलिका। हेनल लूप होता है, दूरस्थ सम्मिलित नलिका पाई जाती है इसमें। दूसरा होता है मूत्र वाहिनी। एक जोड़ी नलिका होती है। मूत्र का वृक्क से मूत्राशय तक परिवहन होता है। मूत्राशय एकल पेशी मूत्र संग्राहक अंग होता है। मूत्र मार्ग में एक नलिका नर में मूत्र व वीर्य का संयुक्त मार्ग होता है। एकल नलिका नर में मूत्र व वीर्य का संयुक्त मार्ग होता है। मूत्रण द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग पीला यूरोक्रोम या यूरोबिनिन वर्णक के कारण होता है। मूत्र में यूरिया 2% होता है, जल 95% होता है। मूत्र का पीएच मान 4 होता है। पथरी मूत्र मार्ग में जो पथरी होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है मूत्र मार्ग में जो पथरी होता है। तो अब इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।